हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया से होंगे और उम्मीद ये भी करता हूँ कि आपने पिछले लेक्चर्स यानी कि जो ये 4th लेक्चर है आपके कक्षा 12 के पहले चैप्टर का और उससे पहले की जो 3 लेक्चर हैं उसके अंदर बहुत दम लगा के मैंने बड़ा ही अच्छे से मतलब मेरी तरफ से अच्छे से हुआ है। आपको पता नहीं कि समझ में आया नहीं आया, लेकिन मुझे उम्मीद करता हूँ कि जो ठीक ठाक समझदार बच्चे होंगे उनको आ गया होगा। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन दिया है, मतलब बेसिकली मैंने 1.1 का इंट्रोडक्शन करा दिया है। मतलब वहां पर सारी बेसिक बातें हो चुकी हैं। उन बातों का यूज करते हुए हमें इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और बहुत जरूरी आपको एक बात कहनी है, वो ये है कि क्वेश्चन को प्रॉपर राइटिंग उसकी करें, यानी कि बहुत अच्छे से क्वेश्चन को अपने नोट्स में लिखें। ये मान के चलें कि हर एक क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन जो आपकी बोर्ड की परीक्षा में आ रहा है, समझ लो, तो आपको ये दिमाग में रख करके उस क्वेश्चन को नोट करना है, उसकी एक प्रॉपर लैंग्वेज बना के नोट करना है। ठीक है ना, ताकि वो हमेशा आपको अच्छा खासा दिखाई दे। ऊपर से पढ़ करके या ऐसे ही आपको क्वेश्चंस के ऊपर ऊपर हाथ फेर के नहीं निकलना है। आपको प्रॉपर तरीके से बहुत अच्छे से उस क्वेश्चन को लिखना है, क्योंकि इस हिस्से में गणित का जो शुरुआती जो चैप्टर्स हैं इसमें लिखने की कला बड़ी ही इंपॉर्टेंट होती है। बिल्कुल ठीक बात है। और लिखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आपको भी अभ्यास हो जाएगा और जो लिखा जाता है एक बार हाथ से वो हमेशा अच्छा हो ही जाता है, वो आपको पता ही है। तो चलिए बात करते हैं इस एक्सरसाइज के सॉल्यूशन की। और फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, ठीक है ना, क्या करना है, वो कह रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में प्रत्येक संबंध स्वतुल्य, ठीक है ना, स्वतुल्य रिफ्लेक्सिव अंग्रेजी में कहते हैं, सममित सिमेट्रिक और या संक्रामक है। मतलब हम लोगों को चेक करना है, हम लोगों को चेक करना है कि कौन सा स्वतुल्य सममित संक्रामक है। और अगर मैं आपको याद कराऊं, लेक्चर नंबर 2 के अंदर भरपूर मात्रा में ये काम किया है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स करे हैं कि कौन सा स्वतुल्य सममित संक्रामक, ये सब हमने बहुत अच्छे से। लेकिन खास बात थी कि वहां पर जो रिलेशन दिया गया था, जो संबंध दिया गया था, वो रोस्टर फॉर्म में था। क्योंकि समुच्चय संबंध को दिखाने के 2 तरीके होते हैं, है ना। एक आप लोग समुच्चय निर्माण रूप में लिखते हैं, समुच्चय निर्माण रूप, है ना। समुच्चय निर्माण रूप कैसा होता है, जैसे इस क्वेश्चन में दिया गया है, ये लिखा है, ठीक है। एक आपका रोस्टर फॉर्म होती है, रोस्टर रूप होता है। और रोस्टर रूप में कैसा होता है कि आर एक समुच्चय के रूप में लिखा रहा है, जैसे 1 2 या फिर 3 1, आपके पास में 7 4, इस तरीके से, जिसके प्रत्येक अवयवों की जानकारी आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। तो ये फॉर्म आपकी रोस्टर फॉर्म होती है, यानी कि रोस्टर रूप। और समुच्चय निर्माण रूप का मतलब जो इस तरीके से फॉर्म में होता है। उन बच्चों को पता होगा जिन्होंने समुच्चय को पढ़ा है क्लास 11th के अंदर, उनको दोनों रूप के बारे में जानकारी रहेगी। तो इस बहुत अच्छी सी जानकारी को आप चाहो तो कहीं नोट कर लो साइड में, ताकि आपको पता रहे। ठीक है, तो अब हमने जब हमने जो लेक्चर नंबर 2 में जितने भी एग्जांपल्स करे हैं कि स्वतुल्य सममित या संक्रामक देखने के लिए, तो उसमें रोस्टर फॉर्म में हमें गिवन था। तो अब हम लोगों को एक्चुअली क्या है, क्वेश्चंस के अंदर हमें रोस्टर फॉर्म नहीं दी गई है, हम लोगों को पहले एक समुच्चय निर्माण रूप दिया गया है संबंध का। तो सबसे पहले तो अगर पॉसिबल हो, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में प्रत्येक सवाल में ये संभव नहीं हो पाएगा कि हम रोस्टर फॉर्म लिख लें, यानी कि उसके सभी अवयवों को लिख लें, बड़ा लंबा हो जाएगा अगर आएंगे क्वेश्चन इसके अंदर। लेकिन अगर लिख पाए तो फिर आसानी से आप देख पाएंगे, जैसे इसमें तो लिख पाते हैं, इसमें तो इस क्वेश्चन में तो लिख सकते हैं। पहले ध्यान से समझना है, हम लोगों को कहा गया है कि समुच्चय ए है जिसमें अवयव है 1 2 3 4 5, ऐसे चलते चलते 13 14 तक ये अवयव है। और इसमें संबंध आर इस प्रकार से परिभाषित है कि इसमें एक्स वाई कर्मी द्विगुण टाइप के एलिमेंट रहेंगे, सच दैट के 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। एक्स और वाई के वो सभी कर्मी द्विगुण आर के अंदर आएंगे जो इस संबंध को सेटिस्फाई करेंगे। इसको थोड़ा सा मैं क्लियर कर लूं, और है ना, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, इस संबंध को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि R एक रिलेशन है जिसके अंदर एक्स वाई टाइप के एलिमेंट हैं, सच दैट कि जो 3x, देखो मैं क्या कर रहा हूं, इस y को उधर ले जा रहा हूं, तो y इज इक्वल टू मैं 3x लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता। आप इस रिलेशन को ऐसे लिख सकते हैं ना, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, यानी कि 3x इज इक्वल टू y या y इज इक्वल टू 3x, बात एक ही है। क्योंकि इससे ज्यादा स्पष्टता आ रही है, इससे ज्यादा क्लियरिटी आ रही है। इसका मतलब ये है कि किसी भी कर्मी द्विगुण x, y होता है, किसी भी कर्मी द्विगुण का
पहला घटक, ठीक है ना, सॉरी दूसरा घटक पहले घटक का 3 गुना होता है, क्योंकि y x का 3 गुना होता है। तो हम लोग इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, पहले इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग स्वतुल्य, सममित और संक्रामक की जांच करेंगे। ठीक है, चलिए तो रोस्टर में लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, तो r के अंदर कैसे कैसे अवयव आएंगे, क्योंकि यहां से आएंगे। देखो अगर आप उस रिलेशन देखें y = 3x से देखें, तो अगर हम x की वैल्यू 1 भरते हैं, पहला घटक 1 भरते हैं तो y की वैल्यू 3 आ जाती है। फिर अगर x की वैल्यू 2 भरते हैं, x की वैल्यू 2 भरते हैं, ठीक है ना, आपके पास में ये तो ठीक है ना, तो y की वैल्यू 6 आ जाती है। आप देख पा रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि रिलेशन है y = 3x, तो अगर मैं x = 1 भरता हूँ तो y = 3 आ जाता है। अगर मैं x = 2 भरता हूँ तो y = 6 आ जाता है। देख लो ना, अगर मैं x = 3 भरता हूँ तो y = 9 आ जाता है। x = 4 भरता हूँ तो y = 12 आ जाता है। तो इस तरीके के एलिमेंट्स बनेंगे 1,3, फिर 2,6 एंड 3,9 एंड 4,12, ठीक है ना, एंड उसके बाद कहोगे x = सर जी 5 रखो, तो y की वैल्यू 15 आ जाती है, जो कि वैलिड नहीं है, क्योंकि हमें जो रिलेशन कहा गया है वो a से a में है, और a में अवयव है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और थोड़ा और बढ़ा लो, है ना, 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। अब आप अगर रिलेशन बनाओ तो 1 का रिलेशन किसके साथ में है, वो 3 के साथ है, 2 का 6 के साथ है, 3 का 9 के साथ है, 4 का 12 के साथ है, और अगर 5 की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको पता 15 आएगा, वो 15 इसके अंदर नहीं है। तो केवल यही संभावित कर्मित गुण बनेंगे, यानी कि 1,3 2,6 3,9 4,12, बस और कोई नहीं बनेगा। तो अब हम लोगों को क्या करना है, अब हमें जांच करनी है, एक मिनट, अब हमें जांच करनी है कि ये रिलेशन, सबसे पहले हम अगर देखें नंबर 1, अगर हम देखें स्वतुल्य की जांच करें। किसकी जांच करें, ये स्वतुल्य है या नहीं है। स्वतुल्य को इस तरीके से आप हेडिंग बना करके लिखेंगे। अब देखो ध्यान से, स्वतुल्य के अंदर क्या होता है, आप अगर स्वतुल्य की डेफिनेशन की तरफ जाओ, इसको आप नोट करना चाहो तो याद रखने की नोट कर सकते हो, मैं इसको रफ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जगह की बहुत जरूरत है। ठीक है, देखो स्वतुल्य में बेसिकली होता क्या था, ठीक है ना, आपके पास में अगर एक एलिमेंट हम लेके चलते थे ए का, ठीक है ना, तो के लिए है ना, a बिलोंग्स टू ए के लिए, मतलब हम एक एलिमेंट लेके चलते हैं समुच्चय ए में से, ठीक है ना, और अगर a, a आर में हो, ठीक है ना, आर में हो, तो हम क्या कहते हैं, तो आर ए में स्वतुल्य कहलाता था। क्या कहलाता था, स्वतुल्य है। ये बातें मैंने बहुत डिटेल से बताई है, बेसिकली यही डेफिनेशन रहेगी। ए कोई भी एलिमेंट अगर हम लेके चलते हैं एक समुच्चय ए में से और उसका संबंध उसके साथ में ही हो, है ना, ये ए है ना, तो अगर वो आर में ही मिल जाए तो हम कहेंगे, ठीक है ना। जैसे इस केस में हमारे पास में एक एलिमेंट अगर मैं 1 लेके चलता हूं ए में से, है ना, ठीक है ना, ए में से, इसका मतलब 1,1 शुड बी इन आर। 1,1 आर में होना चाहिए। क्या इसमें 1,1 वाला है कहीं? आर के अंदर कहीं भी 1,1 नहीं है। और 1,1 इस डेफिनेशन को भी, इस रिलेशन को भी संतुष्ट नहीं करेगा, क्योंकि रिलेशन किस तरीके का है, वो ये कहता है, देखो इसको थोड़ा ध्यान से देख लो, थोड़ा सा ध्यान से देख लो इसको। संबंध के अंदर जो कर्मी द्विगुण आ रहे हैं उसके अंदर खास बात यह है कि जो दूसरा घटक है यानी कि y जो है वो पहले का 3 गुना है।
अगर हम 1,1 के केस में देखें तो क्या 1 का 3 गुना होता है क्या? क्या 1 का 3 गुना होता है क्या? क्या क्या या 3 की 1 में गुना करके 1 मिलता है क्या? नहीं मिलता, नहीं मिलता। इसका मतलब हम ये कहेंगे, ठीक है ना, यहां लिखेंगे, ठीक है ना, कि 1 बिलोंग्स टू ए के लिए अगर हम बात करें के लिए, हम जो देखेंगे 1,1 आर में है या नहीं है? नहीं है, बिल्कुल ठीक है नहीं। और एक बात ध्यान रखना है कि अगर एक भी एग्जाम्पल, मतलब एक भी आपके पास में फॉल्ट मिलता है, ठीक है ना, आपके पास में एक ही एग्जाम्पल काफी है स्वतुल्य, सम्मित या संक्रामक मतलब नहीं होने के लिए, है ना, केवल एक एग्जाम्पल। अगर शायद 1,1 मिल जाता, शायद 1,1 मिल जाता, फिर हम 2,2 को चेक करते, 3,3 को चेक करते, 4,4 को चेक करते, 5,5 को चेक करते, ऐसे इन सबको चेक करते, क्या इसके अंदर मिलेंगे। लेकिन हमें पहला ही एग्जाम्पल फॉल्ट दिखा रहा है, तो इसका मतलब स्वतुल्य नहीं है। तो अब लिख देंगे, ठीक है ना, 1 बिलोंग्स टू ए के लिए 1,1 है ना, इस आर में नहीं है, अतः आर ए में स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। इस बात को बहुत अच्छे से आपको लिखना है, समझना है। द सेकेंड वन इज व्हाट, हम बात करते हैं सममितता की, सम्मित संबंध की, सम्मित। अंग्रेजी में भी ध्यान रखें, इसको सिमेट्री कहते हैं, मैंने बहुत डिटेल से बताया एग्जांपल्स के अंदर, सॉरी इंट्रोडक्शन के अंदर। तो अगर इसकी बात करें, ठीक है, इसकी बात करते हैं, जैसे हमारे पास में सेकंड सम्मित कैसे देखते हैं। जब हम सम्मित देखते हैं तो हमें दो एलिमेंट लेकर चलते हैं, ए कोमा बी फ्रॉम ए सेट के लिए हम बात करते हैं, के लिए, ठीक है ना, के लिए। अगर ए कोमा बी आर में हो और किसी भी तरीके से हमें दिख जाए कि बी कोमा ए भी आर में है, तो हम कहते थे कि ये संबंध आर जो है वो एक सम्मित संबंध है। बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है ना। तो अब देखो ध्यान से, कोई भी एक पेयर उठा लो, कोई भी एक पेयर उठा लो, आप ध्यान दो, मैंने पहले ही पेयर ले लिया कि 1,3 हम ये दो एलिमेंट लेकर के चलते हैं, क्योंकि दिखाना भी होता है ना कौन से एलिमेंट लिए हैं, कहां से लिए हैं, ए में से लिए हैं। 1,3 ए में से लेके चलते हैं। आप देखो कि 1,3 आर के अंदर है, बिल्कुल सही बात है, इंप्लाइज से इस चिन्ह से इधर वाला हिस्सा तो लेके चलते हैं और इधर वाला देखना होता है, वेरिफिकेशन के लिए इस वाले को देखते हैं। ये चीज मिल जाती है तो फिर हम कहेंगे सम्मित है, अगर ये वाली चीज नहीं मिल पाती है तो हम कहेंगे सम्मित नहीं है मेरे भाई। तो देखो ध्यान से देखना है, तो 1,3 है तो इसका मतलब 3,1 अगर हमारा मिल जाए आर में, क्या 3,1 है क्या, 3,1 है क्या, नहीं है, इसको ऐसे घट कर देंगे तो लिख देंगे अतः आर ए में सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है। लेट्स चेक द अनदर वन, आखिरी वाला चेक कर लेते हैं और उसको मैं यहां चेक कर लूंगा, ठीक है। तीसरे में जब हम संक्रामक की जांच करते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 3 एलिमेंट ए बी और सी लेकर के चलते हैं उस सेट से जहां से हम लोग ये संबंध बना रहे हैं, जिस सेट से जिस सेट में संबंध बना रहे हैं। संक्रामक के अंदर हमें पता होता है कि ए कोमा बी अगर आर में है तथा इसके साथ साथ हमें एक एलिमेंट और मिलता है जो बी कोमा सी भी आर में मिलता है, और किसी तरीके से और देखने से हमें ए कोमा सी भी आर में मिल जाता है, तो हम कहते हैं कि आर संक्रामक है। ए बी है, बी सी है, अगर ए सी में भी एक बीमारी है जो ए से बी में गई, बी से सी में गई, तो अगर वो ए से सी में भी चली जाएगी तो वो संक्रामक हो जाएगी। संक्रामक का मतलब फैलने वाला ही तो होता है, ट्रांजिटिव। तो लेट्स चेक, हम चलते हैं,
तीसरे को जब हम चेक करेंगे और हेडिंग लिखेंगे संक्रामक, ठीक है, इसको देखो ध्यान से देखना। अच्छा, इसमें एक बात है खास, वो मैं आपको बताऊंगा, जो कि एनसीईआरटी वालों ने भी पता नहीं क्या भांग खा के आंसर लिखे हैं क्या। देखो सुनो, हम क्या करते हैं, इस एलिमेंट को लेके चलते हैं। पहले हम क्या लेंगे, पहले हम लेके चलेंगे ए बी। क्या लेके चलेंगे, ए बी, ठीक है ना। तो अगर देखो मैं लेके चलता हूं ए बी का मतलब 1,3 लेके चलता हूं मैं, 1,3 आर के अंदर है, बिल्कुल सही बात है, तथा ठीक है। अब हमको एक ऐसा एलिमेंट यहां से उठाना होगा जो 3 से स्टार्ट होगा, क्योंकि बीसी चाहिए ना। ए बी अगर हमें मिल गया है तो नेक्स्ट वाला चाहिए बीसी, तभी तो हम लोग क्या करेंगे, एसी लिखेंगे। यानी कि इसका द्वितीय घटक इसका प्रथम घटक होना चाहिए, ठीक है ना, तभी तो हम लोग एसी लिखेंगे। तो आप देख पा रहे हैं इसके अंदर ये वाला हो गया 3,9, बिल्कुल ठीक, किस में है, आर में है, बहुत बढ़िया। तो अगर संक्रामक है तो ये बात क्लियर होनी चाहिए कि 1,9 भी आर में होना चाहिए। चेक करो थ्रू आउट 1,9 नहीं है, इसका मतलब नहीं है, तो लिख देंगे आर, अतः आर ए में संक्रामक नहीं है। मैं फिर से कहूंगा, राइटिंग करनी है, साथ साथ लिखना है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। और मैं फिर कहूंगा, आप कहोगे सर आपने ना केवल इसके लिए चेक कर लिया, इसके लिए नहीं हो पाया, है ना, इसके लिए नहीं हो पाया, इसके लिए ट्रांजिटिविटी नहीं हो पाई, तो भाई चेक ही नहीं करना ना। किसी भी आदमी को गलत साबित करने के लिए चाहिए, ठीक है ना, गलत साबित, एक मिनट बेटा, ठीक है। तो मतलब किसी भी व्यक्ति को गलत साबित करना हो तो केवल एक गलती मिल जाए, गलत हो जाएगा, चाहे भले वो जिंदगी भर अच्छा बना रहे। तो एक एग्जाम्पल, तो हमें केवल पहला ही एक, हमने जो ये युग्म उठाया था, ये कर्मित युग्म उठाया था, इसी से क्लियर हो गया कि ट्रांजिटिविटी संक्रामक नहीं है, संक्रामकता नहीं है। तो पहले क्वेश्चन के अंदर बहुत ध्यान से आपको ये सब चीजें देखना है, लिखना है, ठीक है ना। तो जरा फटाफट इसको राइटिंग करें, देन हम लोग फिर बढ़ेंगे बेटे अगले क्वेश्चन की तरफ। इसी का सेकेंड पार्ट हम लोग बढ़ेंगे आगे। हो गया, चलिए देखिए। तो सेकेंड पार्ट के अंदर अगर आप देखें, अगर आप अपनी एनसीईआरटी किताबों को ना साथ में रखेंगे तो और बेहतर, बहुत मजे से आप लोग समझ लेंगे, है ना। ये स्वतुल्य था, ठीक है, स्वतुल्य संबंध, ठीक है। ये सब चीजें मैंने लिखवाई हैं, वैसे पहले मैंने लिखवा चुका हूँ, आपकी रफ कॉपी में लिखी होंगी, लेकिन भाई अपनी सहूलियत के लिए, समझाने के लिए मैंने यहाँ सामने भी राइटिंग कर दी है। चलिए बेटा, अब देखिए किताब उठाता हूँ मैं। तो इसमें कहा गया है, द सेकेंड पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, उसने कहा कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय, प्राकृत संख्याओं का जो समुच्चय है, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, प्राकृत संख्याएं, ये तो आपके दिमाग में हमेशा बैठी रहती हैं। आपको कोई कहे कि कोई संख्या दिमाग में सोचो तो आप प्राकृतिक संख्या ही सोचते हो, ये क्योंकि इतनी बैठी है, बचपन से सबसे पहले यही पढ़ी थी, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय कैपिटल एन में, है ना, एन में जो आर डिफाइन किया गया है ना, आर की परिभाषा दी गई है कि आर के अंदर किस तरीके के कर्मित युग्म आएंगे एक्स वाई टाइप के वाई जो है वो बराबर आ होगा x+5 से, लेकिन एक कंडीशन और है जो कि बहुत अच्छी बात है कि x की वैल्यू आपको एग्जैक्टली 4 से छोटी रखनी है। अब ये रिलेशन है, समुच्चय है n, ठीक है ना, आपके पास में। तो r को पहले आप रोस्टर फॉर्म में लिखोगे, ठीक है, r को पहले आप रोस्टर फॉर्म में लिखोगे और तब आप देखोगे कि क्या बात बन पा रही, नहीं बन पा रही। देखो रिलेशन क्या है कि दूसरा घटक पहले से 5 अधिक है, ये वाला जो रिलेशन है इसी से बन जाएगा। देखो अगर हम x की वैल्यू 1 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाती है, देखो 1 भरो 6 आ जाएगी।
अगर आप x की वैल्यू 2 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। भाई आप भरो ना। और अगर x की वैल्यू आप 3 रखते हो तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। बात ठीक है ना। तो मतलब ये रहा, आप x की वैल्यू 4 भरोगे ही नहीं, बिकॉज उसने कहा है x की वैल्यू एग्जैक्टली 4 से छोटी, 4 से छोटी वैल्यू हमें लेनी है। तो अगर रोस्टर फॉर्म बनाई जाए तो बनेगा 1,6, ठीक है ना, 2,7, ठीक है ना, एंड 3,8, ये हमारे इसके बनेंगे कर्मित युग्म यानी कि आर के मेंबर्स। अब इसको बारी बारी से चेक करना स्वतुल्य। तो जरा फटाफट जो हमने काम किया था पिछले क्वेश्चन में ऐसे ही लिखेंगे। जब हम स्वतुल्य के लिए चेक करते हैं, स्वतुल्य संबंध जब हम देखेंगे, ऐसे हेडिंग बना के लिख देंगे आप। तो आप क्या करें कि आप n में से ना कोई एक एलिमेंट लेके, जैसे 1 लेके चलता हूं मैं n में से, इसके लिए अगर स्वतुल्य है के लिए हम लोगों को ये क्लियर होना चाहिए कि 1,1 कहां होना चाहिए, r में होना चाहिए, जो कि नहीं है। 1,1 कहीं है ही नहीं। तो लिख देंगे अतः r n में स्वतुल्य नहीं है। बात मेरी समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो? इसको तो मैंने ऐसे समझाने के लिए लिख दिया था, आप समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है ना, इसको मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है। और ये लाइन भी ना यहां ना लिख करके थोड़ा इधर लिखेंगे ताकि ये वाली, ठीक है। तो चाहो तो आप इसको यहां से आके यहां लिख लो। 1 लेके चलता था मैं n के लिए, है ना, के लिए। अगर हम देखें कि 1,1 r में नहीं है, अतः ठीक है ना, अतः r n में स्वतुल्य नहीं है। बात ठीक है। अब हम सेकेंड पार्ट पे चलते हैं, और सेकेंड पार्ट है, हम लोग देखते हैं सम्मित है या नहीं है। सम्मित संबंध एक हेडिंग बनाएंगे और चेक करने के लिए 2 एलिमेंट उठाएंगे। 2 एलिमेंट क्या, इसके 2 एलिमेंट कोई भी उठा के चलो। जैसे 1,6 आई विल टेक फ्रॉम एन से ले रहा हूं। आपको पता है 1,6 r के अंदर है। दिस इंप्लाइज सम्य संबंध कहता है कि अगर a, b है तो b, a b होना चाहिए। 1,6 r के अंदर है क्या, 6,1 भी r के अंदर है? नजर मार लो, कहीं भी नहीं है। चाहो तो 6,1 को इस रिलेशन से वेरीफाई कर सकते हो। अगर x की वैल्यू 6 रखते हैं तो y की वैल्यू 11 आती है। इसका मतलब है कि 6,11 तो होगा, 6,1 कभी नहीं होगा। ठीक है, तो मेरे भाई 6,1 नहीं है तो लिख देंगे अतः r n में सम्मित नहीं है। थर्ड वन, तीसरे वाला चेक करते हैं, और वह है संक्रामक संबंध। ठीक है, संक्रामक संबंध के अंदर हम लोगों को क्या होता है कि एबीसी 3 एलिमेंट होते हैं ए के, और किस तरीके से लेने होते हैं, एबीसी कैसे डिफाइन करने होते हैं। एबीसी हम लोगों को कि कैसे, पहले ए बी को लेते हैं, ठीक है ना, ए बी लेते हैं, ए बी, और फिर हम लोग ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग आपको एक ऐसा, ठीक है ना, एक ऐसा दूसरा अवयव देखेंगे जो बी से शुरू हो रहा होगा। अब देखो, अब देखो, पहले 1,6 को चेक करता हूं, ठीक है ना। 1,6 आर में है तथा अब देखो 6 कोमा समथिंग कुछ भी आर में होगा। देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, 1,6 है, क्या 6 से संबंधित, क्या 6 से स्टार्ट होने वाला, 6 से स्टार्ट होने वाला और कोई कर्मित युग्म है क्या? नहीं है। तो मेरे भाई मैंने आपको बहुत ध्यान से सुननी है बात, क्योंकि ये बातें बहुत लोगों को
कंफ्यूज करती हैं, तो उस कंफ्यूजन को आपको नहीं दिमाग में रखना है, मेरी बात ध्यान से सुनना है कि अगर आपको किसी भी संक्रामक संबंध चेक करते समय ए बी मिलता है लेकिन इसके संबंधित बी सी नहीं मिल पाता है, ए बी है बी सी नहीं है, ए बी है बी सी नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसको पास कर देते हैं। हम कहते हैं कि ये जो कर्मी द्विगुम है ये संक्रामक है। ध्यान रखना है, अगर ए बी हो बी सी ना हो, जैसे इस केस में देखो ना, ठीक है ना, कि इसमें 1 6 है और 6 से स्टार्ट होने वाला कोई अवयव नहीं है, तो यहां लिखेंगे 1,6 आर में है, परंतु 6 से प्रारंभ होने वाला कोई भी क्रमित युग्म आर में उपस्थित नहीं है, अतः 1,6 संक्रमकता दर्शाता है। ध्यान से इनकी लैंग्वेज समझना है, 1,6 संक्रमकता दर्शाएगा, ये बात ध्यान से समझनी है आपको। ऐसे ही अब हम इसके दूसरे को उठा लेंगे। देखो अगर ये यहीं पे फेल हो जाता, ये फेल नहीं हुआ, यहां पास हो गया, ये हो गया पास, क्योंकि ए बी है बी सी नहीं है, तो अगर पास हो जाएगा, ये हो गया पास। जब ये पास हो गया तो उसको चेक करेंगे, अगर ये फेल हो जाता फिर आगे चेक करने की जरूरत नहीं थी। अब 2,6 को देखो, सेम 2,7 आर में है, परंतु आप देखें, परंतु 7 से प्रारंभ होने वाला कोई भी क्रमित युग्म आर में नहीं है, अतः 2,7 संक्रमकता ट्रांजिटिविटी दर्शाता है। तो सीधी सी बात ये हुई मेरे भाई, ये भी पास कर गया इस कंडीशन को। अतः देखो अब दोबारा से फिर देख लो, लास्ट वाले को देखो, 3,8 भी आर में है। यू कैन राइट, आप बिल्कुल सेम लैंग्वेज लिखेंगे, तो 8 से प्रारंभ होने वाला कोई भी कर्मित युग्म आर के अंदर नहीं है, तो ये भी संक्रमकता को दर्शाएगा। तो ओवरऑल सारे के सारे पास हो जा रहे हैं संक्रमकता के लिए, तो हम कहेंगे, अतः यहां फाइनली कहेंगे, ये पूरा आप लिख लेना इस तरीके से ना, अतः आर एन में संक्रामक है। कुछ लोग कहेंगे सर जी एनसीईआरटी में नहीं है दिया है, क्या कर रहे हो आप? मैं सही कर रहा हूं, जितना मैंने पढ़ा है उसका, जितना मैंने आज तक भाई आपसे ज़्यादा ही पढ़ा है, और आप तो केवल 12th में पढ़ रहे हो, हमने तो बहुत आगे तक पढ़ी हैं चीज़ें। तो जो मैंने बताया है ये आंसर सही है। आंसर शीट में भले ही ये संक्रामक नहीं है दिखाया गया है, लेकिन आप इस बात को ध्यान रखें, इस लैंग्वेज को ध्यान रखें कि अगर आपको ए बी मिलता है बी सी नहीं मिलता है, तो आप कह देंगे संक्रामक के लिए ये पास हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो आप जरा फटाफट इस क्वेश्चन को नोट करो, हम लोग बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। ठीक है ना, किसकी तरफ? थर्ड पार्ट की तरफ। चलिए, तो थर्ड पार्ट के अंदर हमें क्या कहा गया है? थर्ड पार्ट बढ़िया है, बढ़िया है मेरे भाई, बहुत बढ़िया है थर्ड पार्ट भी। ठीक है, थर्ड पार्ट भी बहुत ही अच्छा है। ठीक है, देखिए कहने को तो ये पहला क्वेश्चन है, लेकिन बेटे इसके अंदर टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चन है पहले क्वेश्चन के अंदर ही, तो समय इसमें लगेगा। कभी आप सोचो सर एक ही क्वेश्चन में सब नहीं निकल पा रहे हैं, ठीक है ना, थोड़ा बोर्ड अच्छे से साफ कर दूंगा यार, बड़ा कपड़ा लिया है देखो इस बार। चलिए, तो इसने कहा है प्राकृतिक नहीं, एक समुच्चय है ए, इस बार हमें समुच्चय दिया गया है
असमुच्चय गिवन है ए और उसके अंदर है एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6, बस 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 बस, ठीक है ना। और उसमें ये बात कही गई है कि आर एक रिलेशन है जो इस तरीके से डिफाइन है x, y सच दैट y भाज्य है x से। अब मेरी बात सुनो, इसमें तीनों चीजें चेक करनी है। सेट दे दिया गया है और रिलेशन दे दिया गया है, तो उसको हमें तीनों चीजें चेक करनी है, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। ध्यान से सुनो, एक बात सुनो, इसमें चीज आई है भाज्य है ना। तो भाज्य यानी कि डिविजिबल अंग्रेजी में कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है, मैं कह रहा हूं कि 16 को मैं 7 से डिवाइड करता हूं या 16 को मैंने 7 से डिवाइड करा तो क्या आएगा, तो समथिंग 2 पॉइंट कुछ आएगा, 2 कुछ भी आएगा। कुछ बचेंगे सर जी, हाँ हो गया भाग, भाज्य है। नहीं भाई, भाज्य होने का मतलब ये होता है कि अगर हम 16 से, जैसे हमने 16 को हमने 8 से डिवाइड करा तो 2 आ गया। भाग करने पे अगर कोई भी आपको नेचुरल नंबर मिल रहा है, ठीक है ना, कोई भी नेचुरल नंबर मिल रहा है तो हम कहेंगे भाज्य है। अब सुनो, इस बात को हम लिख सकते हैं कि 16 8 से भाज्य है, इस बात को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। या जैसे इसने लिखा है कि 16 भाज्य है, 16 भाज्य है 8 से, ऐसे लिख सकते हैं। 16 भाज्य है 8 से, ऐसे लिख सकते हैं। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि 16 8 का गुणज है, ये भी लिख सकते हैं। ये दोनों बात सेम है, मैथ्स तो पढ़ते हैं ना, ये दोनों बात सेम है। हाँ ठीक है, चलिए ये तो बात आप लोग फटाफट इसको कहीं ना कहीं लिख लीजिए, बहुत ज्ञान वाली बात है, इसको लिख लें कहीं ना कहीं, है ना। चलिए बैक टू क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, करना क्या है। तो आर के अंदर ऐसे पेयर्स आएंगे, ऐसे क्रमित युग्म आएंगे, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे कि जिसके अंदर y को x डिवाइड करेगा, ठीक है। चाहो तो रोस्टर फॉर्म बनाने के लिए आप इसको थोड़ा सा एक एरो डायग्राम से समझ लें, ठीक है मेरे बेटे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 7 ही तो है, 6 तो है यार, 1 2 3 4 5 6 एंड 1 2 3 4 5 एंड 6। ए से ए के अंदर एक रिलेशन है जो डिफाइन है हमें इस तरीके से, ठीक है। अब देखो ध्यान से, 1 किसको डिवाइड करेगा, 1 किसको डिवाइड करेगा, 1 किस किस को भाज्य, मतलब किस किस को काट देगा पूरी तरीके से, है ना। तो 1 तो 1 को भी काट देगा, 1 तो 2 को भी काट देगा, 1 तो 3 को भी काट देगा, और 1 तो 4 को भी काट देगा, 1 5 को भी काट देगा, 1 6 को भी काट देगा। इसका मतलब आर के अंदर 1,1 तो आएगा ही, 1,2 भी आएगा, 1,3 भी आएगा, 1,4 भी आएगा, एंड 1,5 भी आएगा, और 1,6 भी आएगा, ठीक है ना। अब देखो 2, देखो 2 किसको काटेगा, 2 को भी काट देगा, 2 3 को नहीं काटेगा, नहीं काटेगा ना, 2 4 को काट देगा, 2 6 को काट देगा। तो इसका मतलब ये आएगा 2 2 को काट देगा, और 2 4 को काट देगा, और 2 6 को काट देगा। अब 3 को देखो, 3 3 को काट देगा, बिल्कुल ठीक बात है, 3 3 को काट देगा, और 3 केवल 6 को काटेगा, और 3 6 को काटेगा, ठीक है ना। अब देखो 4 4 को काट देगा, 4 4 को काट देगा, बिल्कुल सही बात है, और किसी को नहीं काटेगा, और 5 5 को काट देगा, 5 5 को काट देगा, और फिर 6 6 को काट देगा, 6 6 को काट देगा। तो ये हमारा रिलेशन बनेगा रोस्टर फॉर्म के अंदर। हमने थोड़ा सा अपना दिमाग लगा करके इसको बना लिया, ठीक। अब इसको हमें वेरीफाई करना है। नंबर 1 स्वतुल्य देखना है। क्या देखना है? स्वतुल्य, ध्यान से देखना है, स्वतुल्य संबंध चेक करना है, ठीक है ना। अब चूंकि आप देख पा रहे हैं 1,1 भी आर में है, 2,2 भी आर में है, चेक करो, तथा 3,3 भी आर में है,
3,3 भी आर में है, ठीक है आपके पास में, एंड 4,4 भी आर में है, ठीक है 5,5 भी आर में है, एंड 6,6 ऑल्सो आर में है ना, तथा करके लिख लो, तथा 6,6 भी आर में है। तो मतलब इस ए का हर एक एलिमेंट्स हमें आर में मिल रहा है, जो अपने आप संबंध, 1 भी अपने आप से संबंध रखता है, 1 भी अपने आप को काटता है, 2 भी अपने आप को काटता है, 3 भी 3 से भाज्य है, 4 भी 4 से भाज्य है, 5 भी 5 से भाज्य है। तो हम ये कह सकते हैं अतः, ठीक है ना, अतः आर ए में स्वतुल्य है, ठीक है। लेट्स चेक, अब चेक करते हैं सममित, ठीक है ना, सममित। सममित में हमें क्या करना है, सममित में हमें क्या करना है, मैंने कहा था कि आप लोग डबलेट जो होंगे उनको छोड़ करके चेक करेंगे। देखो ध्यान से भाई 1,1 है, देखो 1,1 है, जैसे हमें सममित में क्या होता है कि ए बी लेके चलते हैं आर में, और ये दिखाते हैं कि बी ए भी आर में होगा। देखो तो 1,1 है आर में, तो 1,1 तो आर में होगा ही होगा, है ना, यानी कि ये जितने भी पेयर हैं ये सममितता के लिए तो पास हो जाएंगे, यानी कि ये एस के लिए ये भी पास हो जाएगा, एस के लिए ये भी पास, एस का मतलब सममितता, सिमेट्री के लिए ये भी पास हो जाएगा, सिमेट्री के लिए ये भी पास हो जाएगा, है ना, आपके पास सिमेट्री एस लिख दे रहा हूं, और ये भी सिमेट्री हो जाएगा, ये भी सिमेट्री हो जाएगा, ये भी, इन जितने ऊपर लिखे सारे सिमेट्री हो जाएंगे। लेकिन हम लोगों को आगे की तरफ चेक करना पड़ेगा, तो मैं लेके चलता हूँ 1,2, देखो 1,2 मैं आर में से लेके चलता हूं, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग मेरे को 2,1 मिलना चाहिए आर के अंदर। क्या 2,1 कहीं मिल रहा है इसके अंदर? क्या देखो, अगर 1 2 को काट रहा है, क्या 2 भी 1 को काटेगा? क्या 2 को 1 काट रहा है, सही बात है, क्या 1 को 2 काटेगा? क्या प्राकृतिक संख्या नहीं मिलेगी, पॉइंट में मिलेगी, तो नहीं हो पाएगा, भाज्य नहीं होगा। तो 1,2 है आर के अंदर, लेकिन 2,1 आर के अंदर नहीं है, और हमें केवल एक ही फोल्ड चाहिए था, है ना, एक ही फोल्ड चाहिए था। इसका मतलब आर जो है वो एन में, आर ए में, बेसिकली आर ए में सममित नहीं है, ठीक है ना भाई। बोरिंग है थोड़ा सा, मैं मानता हूं, ठीक है नहीं, लेकिन भाई जिसको अच्छे नंबर लाने हैं, दिमाग को बड़ा करना है, सोच का दायरा बढ़ाना है, भीड़ से अलग दिखना है, औरों से अच्छा फील करना है, तो ये चीज सीखनी पड़ेगी। अदरवाइज तुम भी भेड़ चाल वाली बात, भीड़ में इकट्ठे हो जाओगे। जो बच्चे, सामान्य बच्चे इन चीजों को छोड़ करके अगले चैप्टर्स की तरफ चलते हैं, तो आप भी चले जाओगे और उस भीड़ में ही शामिल हो जाओगे। तो इन चीजों को पढ़ना पड़ेगा अगर कुछ करना है तो, समझ रहे हो ना बात मेरी? तो ठीक है ना, तो आप इस चीज को समझ लें, इसके अंदर ये सम्मित नहीं है। अब हम संक्रामक चेक करेंगे, ठीक है ना, अब हम क्या चेक करेंगे? संक्रामक चेक करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं थोड़ी सी जगह यहाँ बना लेता हूँ, तो वही इसमें संक्रामक में थोड़ा सा सोचना पड़ता है, क्योंकि हमें अलग अलग पेयर्स पे चेक करना होता है। तो देखो संक्रामक चेक कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, संक्रामक। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इनको तो चेक ना करो, जो डबलेट वाले हैं ना 1,1, इनसे तो मत करो। जैसे 1,1 चेक करोगे, आप लेके चलोगे सर जी 1,1 हमने लेके चले आर में से, तथा आप देखो 1,3 भी आर में है, और सर जी देखो 1 से 1 यानी कि दिस इंप्लाइज सब कहोगे सर 1,3 भी आर में है, ये तो पास हो गया, ये तो पास हो गया, ये सब हो जाएंगे, ये भी पास हो जाएगा ट्रांजिटिविटी के लिए, असंक्रमकता के लिए ये भी पास हो जाएगा। और ये जितने भी डबलेट है ना, डबलेट का मतलब जो डबल हो रहे हो, जैसे डबलेट बोलते हैं उनको, 1,1 2,2 3,3 4,4, इस तरीके से इनको कहते हैं डबलेट, है ना। अब हर एक एलिमेंट के डबलेट है, उनकी ट्रांजिटिविटी चेक करने की जरूरत नहीं, उनकी संक्रामकता के बारे में बात करने की जरूरत नहीं, ये सारे पास हो जाएंगे, ठीक है ना। हम उठाते हैं 1,2 को, ठीक है ना, हम उठाते हैं 1,2 को, तो यहां से हम लेके चलते हैं 1,2, तो मेरे बेटे मैं लेके चला 1,2 को आर में से, दिस
तथा, अब मेरे को एक ऐसा परिमित गुण चाहिए जो 2 से स्टार्ट हो रहा होगा, जो 2 से स्टार्ट हो रहा होगा। इसको तो लेंगे नहीं क्योंकि हमने कहा तो पास हो चुका 1 2, क्योंकि 1 2 लोगे 2 2 लोगे फिर 1 2 आ जाएगा, वो इसमें है ही है। बात समझ रहे हो ना जो मैं कहना चाह रहा हूँ भाई, 1 2 लोगे फिर 2 2 लोगे, है ना, फिर कहोगे सर जी ये देखो मिलाओ, फिर आ जाएगा 1 2, तो 1 2 तो इसमें है ही है, तो इसको नहीं लेना, डबलेट को नहीं लेना है। आप लोग 2 4, चलो 2 4 तुम लेके चलते 2,4 आर के अंदर है। तो संक्रामकता के लिए क्या जरूरी है, 2 2 हटाओ 1 4, 1,4 भी आर में होना चाहिए, 1,4 भी आर में होना चाहिए, जो कि सही बात है, जो कि सही बात है। ये भी पास कर गया, ये तो पास कर ही गया था, ये भी पास कर गया। अब लो 1 3 को लेके चलते हैं आर में से, तथा एक ऐसा लो जो 3 से स्टार्ट हो रहा हो, और 3 से स्टार्ट होने वाले ये नहीं लेना है, ये लेना है 3 को, क्योंकि तो पास हो ही चुका है ना, इसको काहे खींच रहे हो यार। 3,6 भी आर में है, दिस इंप्लाइज 1,6 भी आर में, जो कि बिल्कुल सही बात है। ओके, ये भी पास हो गया। 1 4 को देखो, 1,4 आप आर में लेके चलते हैं, तथा देखो ध्यान से 4 से स्टार्ट होने वाला, 4 से स्टार्ट होने वाला ये नहीं लेके चलेंगे, ये तो हो ही गया था, ठीक है ना, और तो 4 से स्टार्ट होने वाला है ही नहीं कोई, है ना, तो इसका मतलब इसके लिए BC मिल ही नहीं रहा, चलो BC यही ले लेते हैं, कोई बात नहीं। 4,4 दिस इंप्लाइज 1,4, ये फिर से आर में आ गया, है ना। ओके, तो ये भी पास हो गया, सही मायने में ये भी पास हो गया। अब देखो इसी तरीके से 1 5 है, और इसका 1 5 का ये तो पास हो ही गया था, आपको ए भी मिल रहा है, इसमें भी यही बात कर सकते थे हम, ए भी मिल रहा है BC नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, इसमें भी ए भी मिल रहा है BC नहीं मिल रहा है, तो ये भी पास हो जाएगा। 1 5 भी आप अगर देखेंगे 1 5 तथा आप देखेंगे तो 5 5 से अगर आप इसका रिलेशन बनाएंगे तो यू विल गेट 1,5 इन आर, बिल्कुल ठीक बात है। ऐसे ही आप देखें 1,6 को आप देखोगे एंड आर, तथा आप देखोगे 6,6 इन आर, ठीक है ना, दिस इंप्लाइज 1,6 इन आर। तो आप देखो हर एक एलिमेंट पास कर रहा है संक्रामकता वाली कंडीशन, है ना, ट्रांजिटिविटी वाली, तो हम ये कह सकते हैं, देखो सब हो गए ना, 1 2 3 4 5, है ना, और बाकी जो डबलेट है उनको हमने चेक ही नहीं करेंगे, तो इसका मतलब आर ए में संक्रामक है, संक्रामक है। तो आप देख पाएंगे अगर आंसर शीट में जाओगे, वैसे आंसर शीट से मेरा विश्वास उठ चुका है उस क्वेश्चन के बाद, इसके अंदर स्वतुल्य भी है, संक्रामक भी है, और ये आपका सम्मित भी है। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, जरा इसको राइट करो फटाफट फटाफट फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, 4th पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। चलिए अब देखो ध्यान से, ध्यान से, जो 4th क्वेश्चन है उसमें जो रिलेशन डिफाइन किया है, समुच्चय लिया है, समुच्चय समस्त, हाँ, समस्त पूर्णांकों के समुच्चय Z में, अब देखो अब आएगा मजा, Z में जो R है वो डिफाइन किया गया है जिसके अंदर x, y टाइप के एलिमेंट है, सच दैट के x माइनस y जो भी है एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, ठीक है ना। तो अब इसको चेक करना है, देखो अब सुनो, अब सुनो, अब तक जितने भी हमने क्वेश्चंस करे हैं उनमें हमने R को एक रोस्टर फॉर्म में दे दिया है, ठीक है, और अगर रोस्टर फॉर्म में आ जाता तो बहुत प्रैक्टिस हमने करी, रोस्टर फॉर्म में से तुरंत रोस्टर रूप में अगर R लिखा है तो आप तुरंत स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक देखने में ज्यादा समस्या नहीं होती है, थोड़ा सा दिमाग लगा कर काम चल जाता है। लेकिन अब एक बात आई है, एक अपरिमित समुच्चय है, इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि Z एक पूर्णांकों का समुच्चय है, और आपको पता है Z के अंदर -1 -2 ऐसे चलता रहेगा, 1,2 ऐसे चलता रहेगा, ये एक अनंत समुच्चय है, ठीक है ना, एंडलेस। तो इसके लिए अगर हम बात करें कि Z2Z में एक रिलेशन देखा जाए R,
तो उसको रोस्टर फॉर्म में बड़ा मुश्किल हो जाएगा देना। तो फिर हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए इस तरीके के क्वेश्चंस आगे भी बहुत सारे आएंगे और सही मायने में पेपर में ऐसे ही सवाल आते हैं, इसको इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा। तो इस रिलेशन को हम लोग रोस्टर फॉर्म में आर को नहीं लिख पा रहे हैं, तो कैसे स्वतुल्य, सममित और संक्रामकता की जांच करेंगे? तो उसके लिए हम एक मेथड डेवलप करते हैं, थोड़ा सा थ्योरेटिकल अप्रोच है ना, जिसमें हम थ्योरी बातें कर करके, एग्जाम्पल दे करके, ठीक है ना, सारे एलिमेंट्स के लिए नहीं, जैसे कि भी हमने सारे एलिमेंट्स के लिए भी क्वेश्चन किया था, तो हम लोग कुछ जनरल बात करके जो सब पे लागू होगी ऐसी बातें करके उसको कहते हैं थ्योरेटिकल अप्रोच। एक सैद्धांतिक सोच से हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। वो कैसी है, कुछ ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, बहुत क्वेश्चंस बाकी हैं इस एक्सरसाइज के अंदर और बहुत सारे क्वेश्चन जब आप करोगे और मैं कराऊंगा तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा कैसे पेपर में लिखना है। फिर से कहूँगा राइटिंग बढ़िया करनी है आपको। चलिए देखें, तो अगर हम विदाउट राइटिंग, मतलब बिना आर को लिखे, बिना आर को लिखे चेक करें कि क्या स्वतुल्य है, सममित है, ठीक है ना, तो उसके लिए क्या अप्रोच रहेगी? बस कुछ नहीं अप्रोच है, आप सीधे सीधे हेडिंग डालते हुए चलेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले आप स्वतुल्य चेक करेंगे और जो मैं लिख रहा हूं उसी तरीके से आप लैंग्वेज को बनाएंगे। स्वतुल्य संबंध को आप जांच करेंगे, संबंध ऐसे लिख लें और इसको चाहे तो आप हेडिंग डाल दें, ठीक है ना। मैंने क्या करा, फॉर ऑल का साइन ये होता है, ध्यान रखना। देखो एक बात सुनो, मॉडल अलजेब्रा में जो हम ये पढ़ रहे हैं गणित, इसके अंदर संकेतों का भी बहुत महत्व है। ये होता है इस तरीके का संकेत, फॉर ऑल हिंदी में सभी के लिए, हिंदी में सभी के लिए, इसको ऐसे ध्यान रखना है, इसको चाहे तो नोट कर लो कहीं। इस संकेत का मतलब होता है फॉर ऑल, है ना, उल्टा ए बना दिया इस तरीके से, फॉर ऑल का मतलब हिंदी में सभी के लिए, हम ये सिंबल यूज करेंगे, ठीक है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि एक एक एलिमेंट उठा के चलेंगे, तो इस फॉर ऑल का बहुत इस्तेमाल होने वाला है, तो इसको नोट कर लें कहीं भी। देखो मैं क्या करता हूं, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड, मैंने क्या करा, ए के अंदर, जेड के अंदर तो अनंत अवयव हैं भाई, जेड के अंदर तो अनंत अवयव हैं, उन सभी के लिए मैंने एक अवयव लेके चला ए, जो सबको प्रदर्शित करेगा। मतलब ए का मान 1 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, है ना, 3 रखेंगे 3 हो जाएगा, 4 रखेंगे तो 4 हो जाएगा। तो हमने जनरली एक कह दिया कि ए है हमारे पास में, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड के लिए अगर हम बात करेंगे, लैंग्वेज को बहुत अच्छे से ध्यान देना है। ए कोमा ए अगर मैं कहूं आर के अंदर है तो इसका मतलब क्या है? ए कोमा ए अगर आर के अंदर है तो इसका मतलब क्या है? डेफिनेशन पे जाइए, वो कह रहा है कि एक्स कोमा वाई अगर आर के अंदर है तो एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक होगा। अब ध्यान से देखो, इसका मतलब क्या है कि a माइनस ए इज इक्वल टू, जो भी रिजल्ट निकलता है वो पूर्णांक होना चाहिए। 0 निकल के आया, a में से घटेगा 0 आएगा, बिलोंग्स टू z। भाई सीधी सी बात है, a में से घटाओगे 0 आ जाएगा। आप कुछ भी नंबर उठा लो, z में से कुछ भी उठा लो, z एक पूर्णांकों का समुच्चय है मेरे भाई, उसमें से कोई भी नंबर उठाओगे और उसको उसमें से घटाओगे 0 मिलेगा, और 0 हमेशा z में होता ही है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, अतः हम ये कह सकते हैं, ज्यादा बातचीत नहीं करनी है, अतः आर जेड में स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। इतनी सी बात लिखनी है बस आपको, ठीक है ना। आपके पास में चाहो तो आप ध्यान से देखें, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 जो एक पूर्णांक है, ऐसे ये चिन्ह बना लेंगे, यहाँ डॉट बना करके नीचे एक कोमा लगा देंगे, ऐसे, है ना, ये वाला चिन्ह ऐसे। तो जो एक पूर्णांक है, ठीक है ना, ये तो कह रहा है पूर्णांक है, इसका मतलब क्या हो गया कि r जो है वो z के अंदर स्वतुल्य है। इतनी बात आपको राइटिंग में लिखनी है। देखो कोई रोस्टर फॉर्म नहीं आई, कोई एग्जांपल नहीं लिया हमने, लेकिन बात भी सारी कर ली। दूसरी बात करेंगे और वो है सममित संबंध।
ठीक है, अब सम्मित संबंध पे गौर करें, ध्यान से देखना है। फॉर ऑल हम क्या करते हैं, कोई भी दो एलिमेंट्स लेके चलते हैं, ए कोमा बी फ्रॉम द जेड के लिए। अब मेरी बात सुनो, अगर हम ए कोमा बी आर में लेके चलते हैं तो मेरे को प्रूफ क्या करना होता है कि बी कोमा ए बी आर में होगा। पहले ध्यान से देखो, इसका मतलब देखो क्या होगा। अगर ए कोमा बी आर में है, इसका मतलब है कि ए माइनस बी इज इक्वल टू कोई भी पूर्णांक आएगा, ठीक है ना। मैं उस पूर्णांक को सपोज कर लेता हूं एन कह लेता हूं, क्या कह लेता हूं एन। ए माइनस बी जब मैं करूंगा तो एक पूर्णांक आएगा और इसको एन कह दिया मैंने, जहां पर हम कह देंगे एन कोई भी पूर्णांक है, ठीक है। अब ध्यान से देखें, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं b माइनस ए इज इक्वल टू माइनस एन। मेरे भाई तुम लोग सब 12वीं में आ गए और 12वीं में तो बहुत बड़े हो जाते हैं बच्चे, तो b माइनस ए बराबर माइनस, अब a माइनस बी इज इक्वल टू एन है तो b माइनस ए बराबर माइनस एन होगा ना, माइनस कॉमन निकाल लिया मैंने, उल्टा कर लिया। अब मेरी बात सुनो भाई, माइनस एन भी तो एक पूर्णांक है भाई, दो पूर्णांक है तो माइनस दो भी तो पूर्णांक है। ये अलग बात है, ये धन पूर्णांक है, ये ऋण पूर्णांक है तो पूर्णांक। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि माइनस एन भी z में से ही आएगा। इसका मतलब है कि a माइनस बी अगर पूर्णांक दे रहा है तो b माइनस ए r के अंदर चला जाएगा। आर ये होती है थ्योरेटिकल अप्रोच, थोड़ा सोचना है दिमाग में एग्जांपल्स को लेकर के, और राइटिंग स्किल में आपकी डेवलप कराने पे लगा हूं। जैसे लिख रहा हूं ऐसे ही लिख देना, नंबर दुनिया में कोई टीचर की हिम्मत नहीं होगी जो तुम्हारा नंबर काट लेगा, ठीक है। तो लिख देंगे अतः आर एन में जेड में सम्मित है मेरे भाई, सम्मित है। अब एक बचा हमारा और वो है स्वतुल्य, ठीक है ना। उसके लिए थोड़ा सा संक्रामक, तो उसके लिए थोड़ा सा अगर हम स्पेस लें यहीं पे देख लेते हैं, थर्ड नंबर संक्रामक। तो हम लोग लेते हैं फॉर ऑल, सभी के लिए, है ना। फॉर ऑल ए बी सी में 3 एलिमेंट लेके चलता हूं फ्रॉम द जेड, और ये लेके चलते हैं कि ए कोमा बी अगर आर के अंदर है तथा b कोमा सी अगर r के अंदर है। भाई मेरे देखो, संक्रामकता के अंदर जब हम चेकिंग करते हैं तो ये तो लेके चलते हैं, ध्यान रखना ये वाला पोर्शन लेकर चलना है, मान लेते हैं, ये तो क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, और इसको हमें सिद्ध करना होता है। जब a कोमा बी आर में है तथा b कोमा सी आर में है तो इंप्लाइज हम लोगों को लाना है ये, लेकिन लाने से पहले हम लोग इनकी डेफिनेशन का यूज करेंगे। a माइनस बी अगर r में है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि a माइनस बी एक पूर्णांक होगा। भाई ये तो कहता है कि अगर x y r में है तो इनका अंतर जो है पूर्णांक होगा, तो a माइनस बी एक पूर्णांक होगा। उस पूर्णांक को ना मैं कह लेता हूं n1 कह लेता हूं, मैं एक पूर्णांक कह लेता हूं n1, और जहां पर तथा, ध्यान से देखेंगे तथा, ये वाला तथा आ गया। बी सी अगर आर में है तो इसका मतलब बी माइनस सी इज इक्वल टू बी, एक पूर्णांक निकल के आएगा जिसको हम कह देते हैं n2, और लिख देंगे जहां पर n1 और n2 ये कोई पूर्णांक है, n1 और n2 कोई भी दो पूर्णांक है। जरा कैमरे के फ्रेम में नीचे आ रहा है या नहीं, ये ध्यान देना है नीचे की तरफ। लेक्चर भी बड़ा लंबा हो रहा है लेकिन करना तो है ही है, ठीक है ना। तो देखो मैं इसको रफ कर रहा हूं इधर की तरफ, ठीक है। अब देखो ध्यान से यहां पे, अब एक बात सुनो मेरी, a माइनस बी n1 के बराबर है, b माइनस सी n2 के बराबर है। मुझे लाना है दिस इंप्लाइज, मतलब ये ध्यान रखना
कि ये वाली लाइन साथ साथ चलती रहेगी कि कौन सी, कि a कोमा बी आर के अंदर है तथा b कोमा सी भी आर के अंदर है। दिस इम्प्लाइज, ये जो चल रहा था, ध्यान से देखो, अगर मैं एक काम करूं, इन दोनों इक्वेशंस को, इस वाली को और इस वाली को आपस में जोड़ दूं, मतलब a माइनस बी प्लस आ जाएगा b माइनस सी बराबर हो जाएगा n1 प्लस n2। आप देखो ना, मैंने इन दोनों को जोड़ दिया। इसे जब मैं जोड़ूंगा तो ध्यान से देखना, b से b कैंसिल आउट, तो a माइनस सी इज इक्वल टू आ जाएगा n1 प्लस n2। ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो, एक मिनट यार, देख ध्यान से सुनो, n1 भी पूर्णांक है, n2 पूर्णांक है, तो n1 प्लस n2 भी तो पूर्णांक होगा, है ना। ये किस में होंगे, ये भी तो z में चला जाएगा भाई। दो पूर्णांक हैं, 3 है और 5 है, 3 और 7 है, दोनों को जोड़ो तो एक पूर्णांक मिल 10 मिला। ये भी पूर्णांक, ये पूर्णांक के जोड़ने से भी एक पूर्णांक मिलता है। तो इसका मतलब a माइनस सी को जब हम लोग घटाते हैं तो पूर्णांक मिलता है। ठीक है ना। या लिख दो जो एक पूर्णांक है, जो एक पूर्णांक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि a कोमा सी भी r में चला जाएगा। और जब ये हो गया, a b लेके चले थे r के अंदर, b कोमा सी r के अंदर, तो a कोमा सी भी r में है, तो लिख देंगे अतः r z में संक्रामक है, r z में संक्रामक है मेरे भाई। ठीक है ना, r z में संक्रामक है। और इतना करने के बाद में कई बार क्वेश्चंस के अंदर कहता है कि सिद्ध कीजिए कि तुल्यता संबंध है, तो आप एक बात और लिख सकते हैं, चूंकि r z में स्वतुल्य, ठीक है, कोमा सम्मित तथा संक्रामक है, अतः r z में तुल्यता संबंध दर्शाता है। बात समझ में आई। एक लाइन बढ़ा सकता था कि तुल्यता संबंध दर्शाओ, तो ये आपके पास में ऐसा हो सकता है। तो मेरे भाई आपको बात समझ में आ गई ना, तो जरा फटाफट इसको नोट करो। हम लोग अब लेक्चर की लेंथ थोड़ी बड़ी है बेटा, तो नेक्स्ट लेक्चर 5 में बाकी के क्वेश्चंस देखेंगे। आप इतना नोट करिए, तब तक मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, चलता हूँ आपको लेकर के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।